गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने सेमेस्टर 6 में 14 पेपर आप सबों को पढ़ा दिया, तो आज हम आप सबों को पढ़ा रहे हैं मास मीडिया इन कम्युनिकेशन सोशोलॉजी DSC 3, जिसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सबों को बता रही हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुने और मन में उतारें। हो सकता है सब परीक्षा में आप सबों को आवे। तो हम पढ़ेंगे संचार माध्यम का अर्थ, महत्व एवं लोकतंत्र में भूमिका, यानी संचार माध्यम का क्या अर्थ है और लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका का महत्व है। तो बच्चों, संचार माध्यम का अर्थ होता है, जैसे मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र व पत्रिकाओं, कंप्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। संचार माध्यम के रूप, हो सकता है कि संचार माध्यम के रूप भी आप सबको लिखने के लिए है कि संचार माध्यम के कौन कौन से रूप हैं या क्या इनके प्रकार हैं। तो इसका सबसे पहले है मुद्रण माध्यम, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं जर्नल आदि होते हैं। दूसरे में है वार्तालाप माध्यम, जो टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो फोन आदि है। तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, डिस्क आदि ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। तो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के माध्यम हैं अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की सोशल साइट्स की पहुंच बड़े जनसमूह तक होने एवं अधिक लोगों को एक साथ प्रभावित करने के कारण उन्हें जनसंचार के माध्यम मास मीडिया कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, जर्नल आदि मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं। इन्हें हम मीडिया का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इसके पाठकों में कमी आई है, फिर भी सूचना का सबसे भरोसेमंद एवं उत्तरदायी माध्यम माना जाता है। रेडियो, टेलीविज़न आदि ब्रॉडकास्टिंग माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आते हैं। ये विश्व के किसी भी कोने में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी तुरंत पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। ये माध्यम घटनाओं को प्रभावित ढंग से दिखाते हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे दर्शकों को किसी घटना के सभी पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम का महत्व, यानी जनसंचार माध्यम का क्या महत्व है। संचार के माध्यमों से हमें देश विदेश में होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत, संगीत, शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी से संबंधित सूचनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। नेपाल में आए भूकंप की घटना हो या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में सुनामी का कहर, हम सब ने टेलीविज़न, रेडियो, अखबार के माध्यम से इस विनाश को देखा, सुना और पढ़ा है। मीडिया आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो आदि संचार माध्यम जनमानस के विचारों एवं दृष्टिकोण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों और सूचनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार में सहायक है। तो अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका, यानी लोकतंत्र में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है। तो बच्चों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचार माध्यम लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। यह सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को जनता और जनता की
भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम। मीडिया द्वारा न केवल समाचार व सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, बल्कि व्यापक स्तर पर जनमत के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। व्यापक जन समूह तक पहुंचने के कारण इसे सशक्त माध्यम माना गया है। संचार माध्यमों में नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस तरह कार्य कर रही है। प्रेस मीडिया का ही रूप है, जिसे शासन का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतांत्रिक देशों में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता का उपयोग प्रेस के कारण सही एंग से हो सकता है। चुनावों के दौरान इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। यह चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देता है, जिससे मतदाता अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सके। चुनाव होने से लेकर सरकार के गठन तक इसकी प्रभावी भूमिका रहती है। मीडिया का क्षेत्र व्यापक होने से जनमत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा सरकार के कार्यों और नीतियों को व्यापक जन समूह तक पहुंचाया जाता है। अखबार में लेखों एवं टेलीविज़न पर चर्चा द्वारा वास्तविकताओं को जनता के समक्ष रखा जाता है, जिससे साधारण नागरिक भी सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जान सके एवं विचार निर्माण कर सके। सोशल साइट्स के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ गया है, जिनके माध्यम से सरकार के किसी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इससे सरकार को जनता के रूप का पता चलता है एवं सरकार अपनी नीतियों की समीक्षा प्राप्त कर सकती है। इस तरह से बहुसंख्य जनता को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिलती है, जो मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। दूसरे क्वेश्चंस में हम आप सबों को बता रहे हैं उत्तरदायी मीडिया पर निबंध। जैसे निबंध भी लिखने के लिए आता है, तो हो सकता है आप सबों को आए उत्तरदायी मीडिया पर निबंध। तो बच्चों, एक आदर्श मीडिया की अवधारणा में मीडिया सूचना प्रदाता, सकारात्मक, सृजनात्मक, प्रेरणादायी और मनोरंजक होता है। मीडिया लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। एक उत्तरदायी मीडिया देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में अद्वितीय भूमिका निभाता है। मीडिया से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए देश में स्वस्थ जनमत का निर्माण करने और लोगों में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। उसे पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों को जनता के बीच उठाते रहना चाहिए और स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए, जिससे नकारात्मक और अनावश्यक सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लालच से बचने की अपेक्षा की जाती है। मीडिया का यह दायित्व है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। लोकतंत्र में मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किसी भी लेख अथवा कार्यक्रम से नागरिकों में परस्पर सौहार्द व शांति को आघात न पहुँचे। तीसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, सोशल मीडिया क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया यह परंपरागत मीडिया है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़ सकता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचनाओं के आदान प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती हैं, को समाहित किया होता है। सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं जिनसे कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है, जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जो कि उपरोक्त बातों को पुष्ट करते हैं।
जिनमें भ्रष्टाचारी के खिलाफ महाअभियान, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया, जिसके कारण विशाल जनसमूह अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावित बनाया। 2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव के जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही निर्भया को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए, जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया एवं ज़्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई। तो अब एक और क्वेश्चन हम आप सबों को बता देते हैं। दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव एवं दुष्प्रभावों को लेख, इस पर भी लेख लिखने के लिए आ सकता है कि दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव एवं क्या दुष्परिणाम है। तो जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं, जो इस प्रकार है। दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव, सबसे पहला है दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव। यह बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है। यह जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करता है, सरलता से समाचार प्रदान करता है। यह सभी वर्गों के लिए काम करता है, जैसे कि शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग। यहाँ किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति किसी भी कंटेंट का मालिक नहीं होता है। फोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट आदि को आसानी से शेयर किया जा सकता है। दूसरे में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है, जिनमें से बहुत सी जानकारी भ्रामक भी होती है। जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। किसी भी जानकारी का स्वरूप बदलकर वह उकसावे वाली बनाई जा सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ कंटेंट का कोई मालिक न होने से मूल स्रोत का अभाव होना, प्राइवेसी पूर्णता भंग हो जाती है। फोटो या वीडियो की एडिटिंग करके भ्रम फैला सकते हैं, जिनके द्वारा कभी कभी दंगे जैसी आशंका भी उत्पन्न हो जाती है। साइबर अपराध सोशल मीडिया से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है, जो कि अभी हर जगह व्यापक रूप से फैल गई है। और एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, आधुनिक संचार के विभिन्न माध्यम पर निबंध लिखें। यह भी आ सकता है। आधुनिक संचार के विभिन्न माध्यमों पर निबंध लिखें। तो सबसे पहले आधुनिक संचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, इसके विषय में पहले जानो। तो सबसे पहला माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर एवं इंटरनेट। ये सब जो है सो आपके क्या है, आधुनिक संचार के विभिन्न माध्यम है। तो आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए लिखने के लिए आधुनिक संचार के विभिन्न माध्यम पर निबंध लिखें, तो सबसे पहले हम जनसंचार के इन साधनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम समाचार पत्र के बारे में आप सबों को बता रहे हैं। मुद्रण माध्यम की शुरुआत गुटेनबर्ग द्वारा 1454 ईस्वी में मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ हुई थी। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आज समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं विश्व भर में जनसंचार का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। कुछ वर्षों के बाद अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर
प्रतिबंध लगा दिया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इस समय भारत में कई भाषाओं के लगभग 30,000 से भी अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि हैं। हिंदी के दैनिक भास्कर पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता इत्यादि प्रमुख हैं। समाचार पत्र की उपयोगिता महात्मा गांधी के इस कथन से भी उजागर होती है। समाचार पत्र सच्चाई अथवा वास्तविकता को जानने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे में आपका है रेडियो। आधुनिक काल में रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख साधन है, विशेष रूप से दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या जिन क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत में वर्ष 1923 में रेडियो के प्रसारण के प्रारंभिक प्रयास और वर्ष 1927 में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत के बाद से अब तक इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हासिल की जा चुकी है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण एमएम रेडियो प्रसारण है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा रेडियो प्रसारण है जिसमें आवृत्ति को प्रसारण ध्वनि के अनुसार मॉड्यूल किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। स्थानीय स्तर पर एमएम प्रसारण के लाभ को देखते हुए देश के कड़े विश्वविद्यालयों ने इसके माध्यम से अपने शैक्षणिक प्रसारण के उद्देश्य से अपने एफएम प्रसारण के लाभ को देखते हुए देश के कई विश्वविद्यालयों ने इसके माध्यम से अपने शैक्षणिक प्रसारण के उद्देश्य से अपने एफएम प्रसारण चैनलों को शुरुआत की। तीसरे में है टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार वर्ष 1925 में जेएल वेर्ड ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार वर्ष 1925 में जेएल वेर्ड ने किया था। आजकल यह संचार का प्रमुख साधन बन चुका है। पहले इस पर प्रसारित धारावाहिकों एवं सिनेमा के कारण यह लोकप्रिय था। बाद में कई न्यूज़ चैनलों की स्थापना के साथ ही यह जनसंचार का एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1959 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। पहले मनुष्य आपस में बोल या इशारे से अपनी व्यक्ति करता था। वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। अब मनुष्य दुनिया के छोर पर मौजूद व्यक्ति से दुनिया के दूसरे छोर से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है। ये वैज्ञानिक उपकरण ही संचार के साधन कहलाते हैं। टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न इत्यादि संचार के ऐसे ही साधन हैं। टेलीफोन ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों संचार किया जा सकता है। कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। किंतु संचार के कुछ साधन भी हैं जिनकी सहायता से एक साथ कई व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। जैसा कि ऑर्थर श्री क्लार्क ने कहा है कि वेव तरंगों हेतु सीमाएं महत्व नहीं रखती और आंतरिक की ऊंचाइयों से तो राष्ट्रीय सीमाएं स्वतः मिल जाती हैं। आने वाले कल का संसार सीमा बंधन से मुक्त होगा। धन्यवाद।